आज सुबह ही अपने खेत से गोभी तोड़कर लाई हूँ। तो ये बात है। सच है, ताजी सब्जी का स्वाद ही कुछ और होता है। देखो क्या गजब के लग रहे हैं पराठे। हाँ भैया ये तो है। अच्छा अम्मा चलते हैं। ये बताओ कितने पैसे हुए? आपके 4 पराठे हुए तो आप बस 80 रुपए दे दो। सही है अम्मा, केवल 80 रुपए में 2 लोगों के पेट और मन दोनों भर गए। और क्या चाहिए? ये लो आपके पैसे। ठीक है अम्मा, राम राम। राम राम भैया, राम राम। वो दोनों ललिता को नमस्ते करके आगे बढ़ गए। ललिता उन दोनों को जाते हुए देख रही थी। उन दोनों लड़कों को जाते हुए देखकर ललिता को अपने बेटों की याद आ गई। ललिता आज बिल्कुल अकेली थी, लेकिन कभी उसका भी भरा पूरा परिवार था। मगर एक सड़क हादसे में ललिता के पति और उसके दोनों जवान बेटों की मौत हो गई थी। तभी से ललिता अपना पेट पालने के लिए गोभी के पराठे बनाने लगी। उसके दोनों बेटे हमेशा उससे कहते थे कि वो गोभी के पराठे बहुत अच्छे बनाती है। जब भी उसके बेटे की उम्र के लड़के उसके ठेले पर पराठे खाने आते और उसके पराठों की तारीफ करते तो उसे ऐसा लगता जैसे उसके बेटे ही पराठे खाकर उसकी तारीफ कर रहे हो। फिर एक दिन, अम्मा आज पराठे खा नहीं पाऊंगा, तुम एक काम करो, जल्दी से पराठे बनाकर पैक कर दो, मैं घर जाकर खाऊंगा। हाँ अम्मा, मेरे लिए भी 2 पराठे पैक कर देना। ललिता उन दोनों लड़कों के लिए जल्दी जल्दी पराठे बनाने लगी। तभी उसने देखा कि 5-6 साल का एक लड़का लगातार उसके ठेले को देख रहा है। ललिता ने उसे देखा और पराठे बनाने में लग गई। ऐसे ही 2 घंटे बीत गए। वो बच्चा ठेले को देखता रहा। तब ललिता उसके पास गई। क्या हुआ लल्ला, तुम इतनी देर से यहाँ क्यों बैठे हो? आंटी मैं खो गया हूँ। हैं? खो गए हो? अब कहाँ रहते हो तुम? नाम क्या है तुम्हारा? मैं अपने घर में रहता हूँ, मेरा नाम आरव है। अरे कोई मोहल्ला बिल्डिंग कुछ तो होगी ना? वो तो मुझे नहीं पता, मैं तो स्कूल के बाहर अपने पापा का इंतजार कर रहा था। तभी वहाँ से बहुत सारे लोग निकले जो बाजा बजा रहे थे। मैं उनके साथ चलता गया और यहाँ पहुँच गया। अब मुझे रास्ता समझ नहीं आ रहा, कहाँ जाऊँ? अच्छा अब समझी। तो तू प्रभात फेरी वालों के साथ आ गया। तूने कुछ खाया? नहीं आंटी, मुझे बहुत भूख लगी है। पराठे खाएगा गोभी के? पर मेरे पास पैसे नहीं है आंटी। पैसे किसने मांगे तुझसे? चल आजा पराठे खा ले और मुझे अपना आई कार्ड दे, उसमें जरूर कोई ना कोई नंबर लिखा होगा। ललिता ने झट से आरव के लिए गोभी के पराठे बनाए। बेचारा भूखा बच्चा बहुत ही चाव से पराठे खाने लगा। एक तो भूख और ऊपर से इतने स्वादिष्ट पराठे खाकर आरव के चेहरे पर मुस्कान आ गई। तभी ललिता ने अपने मोबाइल से उसके स्कूल के नंबर पर कॉल करके बताया कि आरव उसके साथ है। कुछ देर बाद एक बड़ी सी गाड़ी उसके ठेले के पास आई और फिर, आंटी ये मेरे पापा की गाड़ी है, आप ही ने स्कूल में फोन किया था। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मेरी तो जान ही चली गई थी। बेटा आरव चलो जल्दी से घर चलो, मम्मी ने तुम्हारे लिए बहुत बढ़िया खाना बना कर रखा है, तुम्हें भूख लगी होगी ना? नहीं पापा, आंटी ने मुझे बहुत ही टेस्टी गोभी के पराठे खिलाए हैं। अरे आपका एहसान कैसे चुकाऊं मैं? अब प्लीज मना मत कीजिएगा, ये कुछ पैसे हैं, आप रख लीजिए प्लीज। नहीं सेठ जी, मैं पैसे नहीं लूंगी। जब आप अगली बार पराठे खाने आएंगे तब दे देना। उस बच्चे का पिता ललिता के सामने हाथ जोड़कर वहाँ से चला गया। वो ललिता की ईमानदारी और उसका बड़प्पन देखकर बहुत खुश था। अगले दिन शाम को फिर से वही गाड़ी ललिता के ठेले के पास आकर रुकी। इस बार आरव के साथ उसके माता पिता दोनों थे। उन दोनों ने ललिता के ठेले पर जी भरकर गोभी के पराठे खाए। अब समझ में आया कि आपके ठेले पर इतनी भीड़ क्यों रहती है और आरव क्यों आपके पास आने की इतनी जिद कर रहा था। सच में आपके गोभी के पराठे तो बहुत ही बढ़िया हैं। उस दिन के बाद से आरव बार बार अपने पिता को लेकर ललिता के ठेले पर आता और बहुत ही चाव से गोभी के पराठे खाता। आरव के पिता विष्णु और उसकी मम्मी कंचन को भी ललिता के हाथ के पराठे बहुत अच्छे लगते थे। लेकिन फिर एक दिन जब वो तीनों ललिता के ठेले वाली जगह पर पहुँचे तो देखा कि वहाँ पर तो ललिता का ठेला था ही नहीं। फिर किसी तरह से पूछताछ करके वो ललिता के घर पहुँचे। कोई है? अरे सेठ जी आप यहाँ? क्या हुआ अम्मा, आज आपने ठेला नहीं लगाया? ठेला हो तो लेकर आऊँ ना। क्या हुआ, कहाँ गया आपका ठेला? 10 दिन हो गए सेठ जी, किसी ने मेरा ठेला चुरा लिया। मैं तो बस जरा शौचालय गई थी और तभी 4 बदमाश आए और मेरे सारे बर्तन और ठेला चुरा कर ले गए। मैं पुलिस के पास भी गई। चौराहे पर वो कैमरा लगा था, उसमें वो चारों चोर मेरा ठेला ले जाते दिख रहे हैं। पुलिस वाले कहते हैं कि वो चोरों को ढूंढ रहे हैं, पर मुझे पता है वो लोग नहीं ढूंढेंगे। अब तो मेरे पास कुछ और करने को है भी नहीं, तो बस लोगों के घर जाकर बर्तन मांजती हूँ। ललिता की बात सुनकर विष्णु को बहुत दुख हुआ।
लेकिन वो ललिता से बिना कुछ कहे वहां से चला गया। कार में भी वो बिल्कुल शांत था। और फिर अम्मा के साथ बहुत बुरा हुआ ना पापा, क्या हम उनके लिए कुछ नहीं कर सकते? करेंगे बेटा, जरूर करेंगे। अगले दिन विष्णु फिर से ललिता के घर पहुंचा और उसे जिद करके अपने साथ अपनी कार में बिठा लिया। वो उसे उसी जगह पर लेकर गया जहां वो पहले अपना गोभी के पराठों का ठेला लगाती थी। उस जगह पर एक बिल्कुल नया ठेला खड़ा था जिस पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था ललिता के गोभी के पराठे, जिसे देखकर ललिता की आंखों में आंसू आ गए। तब आरव ने आगे बढ़कर प्यार से बोला, अम्मा अब तो आप बनाओगी ना गोभी के पराठे? मुझे बहुत भूख लगी है। हाँ लल्ला, जरूर बनाऊंगी। अपने लल्ला के लिए हर रोज बनाऊंगी उसकी पसंद के गोभी के पराठे। माधवपुर गांव में संदीप नाम का एक व्यक्ति अपनी पत्नी अंजू के साथ एक बड़े से घर में रहता था। उन दोनों की केवल एक ही संतान थी और वो था उनका बेटा मयंक, जो कि विदेश में जॉब करता था। कई सालों के बाद मयंक अपने घर आने वाला था। ये जानकर संदीप और अंजू काफी खुश थे और वो बड़ी बेसब्री से उसका इंतजार कर रहे थे। 3 दिन बाद मयंक ऐना नाम की चाइनीज लड़की को अपने साथ घर लेकर आता है। मयंक बेटा, आ गए तुम। हम कब से तुम्हारी राह देख रहे थे। ये कहकर संदीप मयंक को गले लगा लेता है। तभी वो अंजू को आवाज देते हुए कहता है, अंजू, ओ अंजू, जल्दी आओ, देखो हमारा बेटा आ गया। मयंक के आने की खुशी में अंजू सुबह से रसोई घर में तरह तरह के पकवान बनाने में लगी हुई थी। तभी वो साड़ी के पल्लू से हाथ पोंछते हुए बाहर आती है और झट से मयंक को गले लगा लेती है। कैसा है मेरा बच्चा? कितने टाइम बाद तुम्हें देख रही हूँ। मैं बिल्कुल ठीक हूँ मम। अरे मयंक, ये तो कोई विदेशी लड़की लग रही है। कौन है ये? मम, ये ऐना है, मेरे ही ऑफिस में मेरे साथ काम करती है। तभी मयंक ऐना से कहता है, ऐना, ये मेरे मॉम डैड हैं। मयंक के ये कहते ही ऐना अंजू के पांव छूते हुए कहती है, पांव उठा लो सासू मॉम। ये क्या बोल रही है मयंक? अरे ऐना, पाँव उठा लो नहीं, पाए लागू बोलते हैं। ओह, आई एम सॉरी सासू मॉम। मयंक, ये लड़की बार बार मुझे सासू मॉम क्यों बोल रही है? मॉम, ऐना मेरी वाइफ है, हम दोनों ने शादी कर ली है। अब ये तुम क्या कह रहे हो मयंक? तुमने हमें बिना बताए शादी कर ली? संदीप के ये कहते ही ऐना उनके पांव भी छूने जाती है। पैर काट लूंगी ससुर जी। क्या? पैर काट लूंगी? ये क्या बकवास किए जा रही है? सॉरी ससुर जी, इस बार भी रॉन्ग बोल दिया। सॉरी, पैर दे दो ससुर जी। ओहो मयंक, ये तू क्या बला घर ले आया? अब बस भी करो ऐनक, मेरा मतलब है ऐना, जो भी है तुम्हारा नाम। सारा दिन पैर ही छूती रहोगी? खैर, जाती रहो, मेरा मतलब है जीती रहो। बेटा, ये सब चल क्या रहा है, क्या तू हमें बताएगा? मॉम, मैं ये सब आपको बाद में बताऊंगा। अभी मैं बहुत थक गया हूँ और मुझे बहुत जोरों की भूख भी लगी है। मयंक ये कहते ही अपने कमरे में चला जाता है। ऐना ने बहुत छोटे छोटे कपड़े पहने हुए थे। संदीप और अंजू बार बार ऐना के कपड़ों को ही देखे जा रहे थे। हे भगवान, ये कैसे आधे अधूरे कपड़े पहन रखे हैं इस लड़की ने। मयंक की तो मती ही मारी गई थी जो इसे हमारी बहू बना कर ले आया। अगर आसपास पड़ोस वालों ने इसे इस तरह के कपड़ों में देख लिया ना, तो पता नहीं कैसी कैसी बातें बनाएंगे। ऐना, तुम यहीं रुको, मैं अभी आई। इसके बाद अंजू अपनी एक साड़ी लाकर ऐना को देते हुए कहती है, ये लो साड़ी, अब तुम जल्दी से अपने कमरे में जाओ और कपड़े बदल कर आओ। इसके बाद ऐना मयंक के कमरे में चली जाती है। तभी अंजू की पड़ोसने उसके घर आती हैं। क्यों अंजू बहन, इतनी जल्दी तुमने हमें पराया कर दिया? घर में फिरंगन बहू ले आई और हमें बताया तक नहीं। हाँ अंजू बहन, आपने हमारे साथ ऐसा क्यों किया? हमें आपसे ये उम्मीद नहीं थी। भाई क्या करे, जिसकी विदेशी बहू आती है ना, उसके ऐसे ही ठाट बाट बढ़ जाते हैं। क्या बकवास किए जा रही हो तुम दोनों? इतनी देर से वो लड़की हमारा दिमाग खराब कर रही थी, अब तुम दोनों भी शुरू हो गई। अरे वो मेरी बहू है, मुझे ये खुद अभी पता चला। अब तुम दोनों जाओ यहाँ से, मैं पहले ही बहुत परेशान हूँ। अरे अंजू बहन, अब इतने भाव क्यों खा रही हो? बहू का एक बार चेहरा तो दिखा दो। तुम्हारी बहू क्या हूर की परी है जिसे देखेंगे तो नजर लग जाएगी? तुम दोनों जाती हो या मैं? हाय हाय, इतना भी क्या गुस्सा। हम जाते हैं, चलें। इसके बाद वो दोनों वहां से चली जाती हैं। अंजू परेशान होकर सर पर हाथ रखते हुए सोफे पर बैठ जाती है। उधर ऐना अपने पति से कहती है, मयंक, हमको बहुत जोरों का भूख लगी है,
लेकिन हमको ये इंडियन खाना नहीं खाना। अच्छा, तो फिर तुम जल्दी से किचन में जाकर अपनी पसंद का कुछ बना लाओ। मयंक की बात सुनकर ऐना किचन में जाती है। वहां उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या बनाए। अरे हमको तो कुछ समझ नहीं आ रहा कि हम क्या बनाएं। हमको तो ये भी नहीं पता कि ये कौन सी सब्जी है। क्या बनाऊं? हमको तो बहुत जोरों का भूख भी लगा है। तभी ऐना को रसोई की दीवार पर 2 छिपकली दिखती है। अरे वाह, मिल गया हमको खाना, अब तो हम इन्हीं को खाएगा। ऐना बगल में रखे लकड़ी के स्टूल पर चढ़ जाती है और हाथ से दोनों छिपकलियों को पकड़ने लगती है। तभी अंजू रसोई में आ जाती है। वो जैसे ही ऐना को छिपकली पकड़ते देखती है, वो जोर से चिल्ला पड़ती है। बाप रे बाप, हे राम, ये क्या कर रही हो बहू तुम? अंजू के चिल्लाने की आवाज सुनते ही मयंक और संदीप भी किचन में आ जाते हैं। उधर ऐना भी अपने दोनों हाथों में छिपकली पकड़ लेती है। क्या हुआ मॉम, आप इतनी जोर से क्यों चिल्लाई? एवरीथिंग इज ऑल राइट? हाँ भाई, ऐसा भी क्या हो गया? क्यों इतना शोर मचा रखा है? अरे वो देखो, उस ऐना ने क्या पकड़ रखा है। तभी संदीप और मोहित ऐना की ओर देखते हैं। उसने अपने दोनों हाथों में छिपकली पकड़ रखी थी जो बुरी तरह फड़फड़ा रही थी। ये देखकर दोनों की चीखें निकल जाती हैं। हे भगवान, अब इस छिपकली ने, मेरा मतलब है ऐना ने, ये क्या पकड़ लिया? अरे आप सब लोग इतना डरता क्यों है इससे? तुमको पता है इसका तो बहुत ही टेस्टी चटनी बनता है। मैं इसकी चटनी बनाकर आप सबको खिलाऊंगी, फिर देखना आप कैसे अपनी उंगली चाटता रह जाएगा। अब मैं जल्दी से इसकी चटनी बना देती हूँ। संदीप और अंजू लगातार मयंक को घूरते जा रहे थे। तभी वो मयंक को डांटते हुए कहती है, अरे करम जले, कहाँ से उठाकर ले आया इस बला को? और तू मेरी माँ परेशान कर रखा है हम सबको। ये सब नहीं बनता मेरे घर में, जल्दी से इसको खिड़की से बाहर फेंक दे। आप एक बार खाइए तो सासू मॉम, आपको बहुत पसंद आएगा। मैं तेरे पैर पड़ती हूँ ऐना, प्लीज जल्दी से फेंक दे इसे। अरे कौन सा वो मनहूस समय था मयंक जब तूने मेरी कोख से जन्म लिया। अरे ऐसा दिन देखने से पहले हम मर क्यों नहीं गए? मॉम आप चिंता मत करो, मैं उसे सब अच्छे से समझा दूंगा। चलो ऐना, अपने कमरे में चलो। अपने कमरे में ले जाकर मयंक ऐना को सब कुछ समझाने लगता है। उनके घर का खाना पीना, रहन सहन। उधर अंजू हॉल में सोफे पर बैठकर अपनी किस्मत को कोस रही थी। ना जाने कौन से कर्म किए थे मैंने जिसकी सजा में भुगत रही हूँ। तभी संदीप जोर जोर से हंसने लगता है। कुछ भी कहो, लेकिन बहू बिल्कुल तुम्हारी टक्कर की आई है। बाहर वाले क्या कम थे जो अब आप भी शुरू हो गए? अंजू को उसकी ननद का फोन आता है। अरे कैसी हो भाभी, मैंने ये बताने के लिए फोन किया है कि आज हम पूरा परिवार तुम्हारे घर आ रहे हैं और कुछ दिन वहीं रहेंगे। अरे बाप रे, अगर ये यहाँ आ गई तो इस बहू को देखकर तो खूब मजाक उड़ाएंगे। कुछ देर सोचने के बाद वो कहती है, अरे वो क्या है ना सुमन दीदी, हम 2 हफ्तों के लिए बाहर घूमने जा रहे हैं। मुझे बहुत सारी पैकिंग करनी है, तो मैं फिर आपसे बात करूंगी। तुम कब से झूठ बोलने लग गई अंजू? तो क्या करूं जी, पहले ही इस बहू ने आकर मेरा बीपी बढ़ा दिया है, ऊपर से रिश्तेदार आकर इसका और मजाक उड़ाएंगे। पता नहीं इसके साथ मैं सारा जीवन कैसे रहूंगी। तभी ऐना एक सुंदर सी साड़ी पहने हाथ में चाय का कप लेकर आती है और अंजू से कहती है, सासू मॉम, हम तुम्हारे वास्ते चाय बनाकर लाया। सुनो